भारत में पितृसत्तात्मक समाज है। इस पितृसत्तात्मक समाज में धर्म, वर्ग, जाति और वर्ण के आधार पर स्त्री को द्वैम दर्जे का प्राणी माना जाता रहा है। इसीलिए स्त्री असमानता का मूल स्रोत समाज ही है। भारतीय स्त्री के संदर्भ में यह बात प्रचलित है कि वह अपने भावों, विचारों, आकांक्षाओं व तर्कों से नहीं सोचती। पुरुष प्रधान समाज में परवरिश होने के कारण स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष के पीछे ही चलती रहती है। स्त्री अपनी इच्छा, चाह और अधिकारों के प्रति सजग होने के बावजूद भी समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर अस्तित्वहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। संसार का विस्तार स्त्री के शोषण और पुरुष के वर्चस्व पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी, ध्रुवसामनी, वह पुरुष के असंतुलित संबंधों की स्थिति से हुई है। यह प्रकटतः स्त्री के भौतिक व्यक्तित्व की एक वस्तुपरक तुलना है। अपने समय के अन्य लोगों की भांति प्रसाद भी शायद यही मानते थे कि प्रकृति ने पुरुष को सत्ता और अधिकार दिया है और स्त्री को कोमल व दुर्बल बनाया है, किंतु वर्तमान समय में यह मिथक टूट रहा है। आज स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों व खेलों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफल हैं और देश को उन्नति की ओर ले जा रही हैं, जिससे अज्ञात होता है कि स्त्री को शारीरिक दक्षता में पुरुष से कमतर आंकना न्याय संगत नहीं है। स्त्री की शारीरिक संरचना पुरुष से भिन्न है, किंतु हीन नहीं। वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति के लिए पुरुष सत्ता में वैचारिक विचारधारा को बदलना आवश्यक है, अपितु सत्ता के वर्चस्व को हथियाना नहीं। इस युग में पुरुष और स्त्री के संबंध में पारदर्शिता आई है, किंतु आज भी स्त्री को केवल देह के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही समाज ने माना है कि पुरुष सर्वशक्तिमान है। मानव जीवन की गहन जटिलताओं को प्रसाद ने ध्रुवसामनी नाटक में चित्रित किया है। इसमें उन्होंने इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण किया है। ध्रुवसामनी में जिन ऐतिहासिक पात्रों को प्रसाद ने लिया है वे जीवंत चरित्र हैं, जो जीवन के महान सत्य को उजागर करते हैं। ध्रुवसामनी के सभी पात्रों का चित्रांकन सशक्त है। ध्रुवसामनी में प्रसाद ने 3 प्रधान पात्रों के माध्यम से संघर्ष की भूमिका को प्रस्तुत किया है। साथ ही कुछ गौण पात्रों को भी लिया है। इनमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवसामनी, सकराज, कोमा, मंदाकिनी आदि हैं। इनका चरित्र चित्रण बहुत प्रभावशाली है। ध्रुवसामनी का सशक्त, आकर्षक और विलक्षण व्यक्तित्व मन मस्तिष्क पर छा जाता है। प्राचीन काल से परंपरा के नाम पर समाज ने स्त्री को रूढ़वादी मानसिकता में जकड़ रखा है। समाज में परंपरा का निर्वहन करने वाली स्त्री को श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात जो स्त्री पति को परमेश्वर माने और उसकी अवज्ञा न करे। समाज में स्त्री को केवल वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिससे स्त्री का अपना अस्तित्व नहीं है। स्त्री जीवित प्राणी है, लेकिन समाज में स्त्री के लिए यही प्रतिमान है कि वह उपभोग की वस्तु है। ध्रुवसामनी की स्त्री पात्र की स्थिति लगभग ऐसी ही है। उसे उपहार की वस्तु के रूप में देकर पिता ने अपनी जान बचाई। राजा ने अपने नपुंसक पुत्र को ध्रुवसामनी को सौंप दिया, जहां उसका विवाह नपुंसक से हो गया। युद्ध से बचने के लिए पति रामगुप्त ने उसे सकराज के पास भेज दिया। ध्रुवसामनी जब तक सब ओर से जकड़ी हुई थी, इन तमाम प्रतिकूल स्थितियों को सहती रही, कभी सर झुकाकर, कभी प्रतिकार के साथ। लेकिन अनुकूल स्थिति आते ही उसमें साहस का संचार होता है और वह अपने को पुनर्परिभाषित करने की मांग करती है। ध्रुवसामनी की अंतिम पंक्तियां हैं, आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस नाटक में स्त्री के जीवन गाथा के विभिन्न पक्षों को उजागर किया गया है। प्रसाद ने सभ्यता के मानचित्र पर स्त्री की अनेक विसंगतियों को प्रस्तुत किया है, अर्थात वे पुरुष की उपभोगी प्रवृत्ति को सहन नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पुरुष सत्ता को स्वाभाविक मानते हैं। ध्रुवसामनी नाटक सिर्फ भावों के धरातल पर ही घटित नहीं होती, अपितु उसका रंगमंच इतिहास एवं समृद्धि का दौर है। इसमें शास्त्र, प्रथाएं, समाज का वर्चस्व और राज सत्ता आदि सभी व्यवस्थाएं हैं, जो मानव जीवन का केंद्र व आवश्यकताएं हैं। इस व्यवस्था में स्त्री का अस्तित्व क्या है, उस पर परंपरावादी रूढ़ियों का वर्चस्व किस प्रकार से है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रसादकृत ध्रुवसामनी का कथानक है, जो इतिहास और काल्पनिकता के सम्मिश्रण को समेटे हुए है। दूसरी ओर अंतर्द्वंद और बाहरी संघर्ष के माध्यम से व्यक्तिगत मानवीय विशेषताओं की व्याख्या है। दरअसल ध्रुवसामनी में स्त्री और पुरुष पात्रों में कुछ इतिहास से संबंधित लगते हैं तो कुछ कल्पना मात्र लगते हैं। प्रसाद के ध्रुवसामनी में जीवन के ऐतिहासिक और सामाजिक पक्षों को दर्शाया गया है, अर्थात उन्हें यह सिद्ध करना है कि स्त्री मुक्ति सिर्फ एक आधुनिक अवधारणा नहीं है। ध्रुवसामनी में स्त्री संघर्ष के साक्ष्य हैं, जो समकालीन माने जाने वाले इस प्रश्नों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देते हैं। नाटककार के अनुसार सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुख शिखर और इन क्षुद्र निरीह कोमल लताओं और पौधों को इनके चरणों में लौटना ही चाहिए। इस नाटक में पुरुष
सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह स्वर सुनाई पड़ता है। वैसे प्रताड़ित स्त्री की अवस्था का चित्रण इस नाटक में मुख्य है, परंतु नारी स्वतंत्रता के भाव से परिपूर्ण आधुनिक चेतना के कारण ही इसमें पहली बार ध्रुवसाम्नी प्रतिक्रिया करती है। ध्रुवसाम्नी रामगुप्त को स्पष्ट रूप से कह देती है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। इस नाटक में कोमा द्वारा प्रेम को परिभाषित किया गया है। कोमा ध्रुवसाम्नी से कहती है, रानी तुम भी तो स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अहंकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुवसाम्नी से शव लेकर वह मिहिर देव के साथ चली जाती है, किंतु रास्ते में रामगुप्त के सैनिक उसकी हत्या कर देते हैं। इस नाटक में ध्रुवसाम्नी से बेहतर प्रेम करना और उसके लिए त्याग करना शायद ही अन्य कोई पात्र कर सकता था। प्रसाद की ध्रुवसाम्नी प्रेम के अंतर संघर्ष और विवाह की मर्यादा इन दोनों पाटों के बीच पिसती रहती है। इसके विपरीत कोमा का प्रेम उसकी आंखों के सामने कुम्हलाने लगता है। वह अपने प्रेमी की वास्तविकता से अनभिज्ञ है, या कह सकते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी एक खास छवि हमारे हृदय में होती है जो सभी अच्छाई बुराई को दरकिनार कर देती है। किंतु कभी यह छवि छूट जाने पर भी कुछ लोग प्रेम पात्र के साथ बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन कोमा के व्यक्तित्व को प्रेम ने पूर्ण किया है, उसे दास नहीं बनाया है, इसलिए वह सकराज के प्रेम को ठुकरा देती है। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प में दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने से के दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं, लेकिन प्रेम की विडंबना ही यही है कि प्रेम संबंधों में दुराव आने के बावजूद उसकी एक धुंधली रोशनी जीवन में बनी रहती है। प्रेम में समर्पण और त्याग होता है। कोमा का प्रेम भी सकराज के प्रति समर्पण और त्याग है, इसलिए सकराज के तिरस्कार के बाद भी उसकी मृत्यु होने पर कोमा शव मांगने ध्रुवसाम्नी के पास पहुंच जाती है। प्रसाद ध्रुवसाम्नी में प्रेम की अवधारणा के साथ आनंद और वेदना का गहरा आख्यान करते हैं, लेकिन विवाह की परंपरागत व्यवस्था की जटिलताओं में उलझकर तोड़ नहीं पाते। वह विवाह संस्था को भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही मानते हैं, लेकिन यदि विवाह त्रासदी का रूप धारण कर ले तो प्रसाद उससे मुक्ति पर भी बल देते हैं। ध्रुवसाम्नी नाटक में इसी नारी मुक्ति का प्रमाण निहित है। सकराज युद्ध में मारा जाता है और ऐसी स्थिति में भी ध्रुवसाम्नी विवाहेतर संबंध और विवाह मुक्ति के द्वंद्व में फंसी हुई है। वह चंद्रगुप्त का वर्ण कर सकती है, किंतु उसे अपने प्रेम के झुकाव के प्रति गहरा संदेह होता है। वह मंदाकिनी से कहती है, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है, यह मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना नहीं करना चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौटने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? ध्रुवसाम्नी और चंद्रगुप्त का पुनर्लगन प्रसाद की प्रगतिशीलता है, क्योंकि पुरुष के बल पर स्त्री को दासी मानने वाले रामगुप्त की मृत्यु के बाद वह अपनी इच्छा से चंद्रगुप्त का वर्ण करती है। डॉक्टर ओझा के अनुसार ध्रुवसाम्नी नाटक का उद्देश्य स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को प्रकाश में लाना है। इस नाटक में मंदाकिनी जैसे पात्रों की सृष्टि की गई है जो जड़ शास्त्र से लिखित के खिलाफ आवाज उठाती है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सर्वसम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंबन मांग सकें? प्रसाद ने इस नाटक में स्त्री की विभिन्न समस्याओं को उठाया है, किंतु इन समस्याओं को भारतीय चिंतन और परंपरा के आधार पर ही ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु स्त्री संघर्ष पर आधारित है और स्त्री संघर्ष की समाप्ति पर ही अंत दिखाया गया है, अर्थात ध्रुवसाम्नी की कथा भी ध्रुवसाम्नी के संघर्ष से विकसित हुई है और इसके समापन के साथ ही समाप्त हुई है। ध्रुवसाम्नी नाटक में अति प्राकृतिक त्रासद जैसी विपदाओं का भी समावेश है जो संयोग और आकस्मिकता को भी महत्व देता है। ध्रुवसाम्नी नाटक में आधिकारिक कथा के अंतःसूत्र प्रासंगिक कथा के साथ इस तरह से जोड़े गए हैं कि वे दोनों एक हो गई हैं। कोमा का प्रसंग ध्रुवसाम्नी के मूल कथा सूत्र से अलग होते हुए भी उसका एक भाग बन गया है। दोनों कथाएं नारी समस्या को लेकर चलती हैं। प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से एक और स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर विभिन्न
रूपों में दृष्टिपात किया है, तो दूसरी ओर गुप्तकालीन इतिहास के उन धुंधले पृष्ठों को भी सामने लाने का प्रयत्न किया है जिसके बारे में अधिकांश इतिहासकार अनभिज्ञ हैं। प्रसाद के ध्रुव सामनी में अयोग्य शासक की व्यवस्था पर अंकुश, राष्ट्र सम्मान की भावना, अक्षम और दोषी शासक को दंडित करने के भाव निहित हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य स्त्री मुक्ति और अस्मिता है। वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति की जो बात कही जाती है, प्रसाद ने उसे वर्षों पहले अनुभव कर लिया था और अपने नाटक में उसकी अभिव्यक्ति भी की है। प्रसाद ने अपने इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। अतः प्रसाद का नाटक ध्रुव सामनी समाज में स्त्री चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समग्रता में लिए हुए ऐतिहासिक व काल्पनिक कृति है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ध्रुव सामनी में इसी ओर संकेत है कि स्त्री की मुक्ति तभी संभव है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो, नई व्यवस्था में नई नैतिकता और विधि शास्त्र को लाया जाए, तभी स्त्री की मुक्ति और अस्तित्व में नया आयाम आ सकता है। नारी मुक्ति से जुड़ा एक यह भी पहलू है कि क्या विवाह ही स्त्री के जीवन का लक्ष्य है? क्या स्त्री की नियत एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक भटकने की है? इन सभी सवालों के जवाब ध्रुव सामनी ने दिया है और यह प्रतिपादित करती है कि पुरुष यदि गौरव से नष्ट हो और आचरण से पतित हो तो वह स्त्री के योग्य नहीं है। रामगुप्त से मुक्त होकर ध्रुव सामनी अकेले जीवन यापन कर सकती है, लेकिन वह किसी से प्रेम करती है। प्रेम के लिए आज तक त्याग देने के बाद उसे आखिरकार चंद्रगुप्त का प्रेम मिल ही गया है। ध्रुव सामनी की नाटकीय घटनाएं इतिहास के जिस काल में घटती हैं, वहाँ शायद प्रसाद के प्रश्नों ने उस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया होगा।